मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रहे थे पुर्तगीज जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि जो पुर्तगालियों का योगदान है भारत में। उन्होंने 1556 ईस्वी में क्या किया था? 1556 ईस्वी में उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापना की थी तथा तंबाकू की खेती, टमाटर की खेती, इन सब का प्रचलन भारत में उन्होंने किया था। ठीक। और उन्होंने जो यूरोपीय भवन, जैसे कि यूरोपीय भवन की निर्माण की गोथिक शैली, यूरोपीय भवन जो होता था निर्माण, उसकी गोथिक शैली जो था उसका प्रवेश कहाँ करवाया था? इंडिया में, मतलब भारत में गोथिक शैली का प्रवेश का निर्माण इंडिया में कराया था। ठीक। और गोथिक शैली के साथ साथ यूरोपीय चित्रकला के तत्वों को भी भारत में प्रचलित किया। किसका? यूरोपीय चित्रकला के तत्वों को भी भारत में प्रवेश किया। तो ये पुर्तगीज थे। इसके बारे में और विशेष रूप से देखते हैं, और जितना हालांकि देखा वो भी काफ़ी है। पुर्तगीज के बारे में हम लोग जैसे कि उन्होंने बंगाल में मौजूद एक वो था, बंगाल में मौजूद चटगांव बंदरगाह को, बंगाल में मौजूद चटगांव बंदरगाह को महान बंदरगाह बोलते थे। महान पोर्ट यानी कि कह सकते हैं ग्रैंड पोर्ट किसको बोलते थे? बोलूँ, ग्रैंड पोर्ट बोलते थे चटगांव को, जो कि यहाँ पे था। अब एक चीज़ और है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था संत फ्रांसिस जेवियर। 1542 ईस्वी की घटना है। सन फ्रांसिस जेवियर, उन्होंने 1542 में पुर्तगाल के शासक, जॉन तृतीय एवं पोप कौन थे? जॉन तृतीय एवं पोप बोलते हैं ईसाई जगत का प्रधान होता है। जॉन तृतीय पोप ईसाई जगत के प्रधान, इसकी सहायता से भारत में गोवा में आए थे। कौन आए थे? देखिए मैं बता रहा हूँ कि संत फ्रांसिस जेवियर 1542 ईस्वी में पुर्तगाल के शासक जॉन तृतीय एवं पोप उनका क्या, पोप की सहायता से भारत यानी कि गोवा में प्रवेश किए थे। तो मैं आपको बता रहा था पुर्तगाली के बारे में। तो पुर्तगाली के बारे में एक चीज़ और है कि जो मुग़ल शासक अकबर है, उनके दरबार में 2 पुर्तगाली आए थे जिनका नाम था फादर मोन्सेरेट और फादर इक्वेवा, जो कि 2 ईसाई पादरी थे। अब ईसाई धर्म को अपनाने पर इन्होंने बल दिया था, जिनका नाम था क्या, मैं जो आपको बता रहा था, फ्रांसिस जेवियर। और वो जापान जाते हुए चीन भी गए थे और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। अब एक चीज़ और है कि पुर्तगाली जो थे, इनके पतन के कारण में क्या सहायक रहा? तो उनमें पतन के कारण में रहा कि पुर्तगाली जो थे ईसाईकरण पर अधिक बल देते थे, कि लोग को कहते थे कि ईसाई धर्म अपना लो, तो उससे लोगों में असंतोष फैला और जिससे क्या हुआ कि उनका पतन का कारण बना। और पुर्तगालियों ने लूटपाट को बहुत बढ़ावा दिया, उन्हें लूटपाट की नीति ही अपना ली, जिससे उनके शत्रुओं की संख्या बढ़ गई। ये भी पतन का कारण बन गया। और उन्होंने एक पद्धति अपनाई थी, कार्टेज आर्मेडा पद्धति। ये क्या पद्धति थी? कार्टेज आर्मेडा पद्धति। इस पद्धति में कहा जाता था कि हिंद महासागर का प्रयोग करने वाले प्रत्येक जहाज़ को शुल्क अदा करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, कि उस हिंद महासागर में, क्योंकि अपने आप को सागर का स्वामी मानते थे, तो टैक्स अदा करना पड़ेगा। नहीं करने पर उनके जहाज़ को लूट लिया जाएगा या तो समुद्र में डुबा दिया जाएगा। इतना बातें हो गई। ठीक। और जिन जहाज़ों को परमिट या कार्टेज प्राप्त होता था, उन्हें गोला बारूद एवं काली मिर्च का व्यापार करने का अनुमति नहीं थी। अगर जिसको कार्टेज भी प्राप्त हो जाता था, उसको भी गोला बारूद और काली मिर्च मसाले का प्रयोग नहीं करने देते थे। ये कुछ बातें थी जो पुर्तगीज के बारे में थी, और मुझे आशा है कि आप पुर्तगीज के बारे में कुछ विशेष अच्छे तरीके से कुछ उसका एक जो बेसिक चीज़ें थी उसको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप डच के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक कंपनी जो थी उनका नाम था डच जो है, देखो इनका कंपनी का नाम है बोरिंगदे ओस्ट इंडसे कंपनी, या तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो। इसकी स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। कब? 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जो कि हॉलैंड में हुई थी। यहाँ पे हॉलैंड में हुई थी। इसकी देख रेख के लिए 17 सदस्यीय बोर्ड की, मतलब इसके द्वारा डच कंपनी की स्थापना की गई थी 17 सदस्यीय बोर्ड के द्वारा। और डच जो कंपनी थी, इस पर किसका नियंत्रण था? सरकार का। मतलब कहा जा सकता है कि डच कंपनी एक गवर्नमेंट की, जो सरकार के माध्यम से चलती थी, उस पर सरकार का नियंत्रण मतलब होता था। और जो भी संधियाँ होती थी
तो मैं बतला रहा था डच कंपनी के बारे में, जो एक सरकारी कंपनी थी, जो भी उसकी संधियाँ होती थी वो सरकार के नाम से होती थी, वो डच सरकार के नाम से जानी थी। डच कंपनी को युद्ध करने और संधि करने और क्षेत्र विस्तार करने की शक्ति सरकार द्वारा प्रदान की। जैसे कि डच कंपनी है, एक डच कंपनी, तो उसकी सरकार जो है बोली थी कि आपको युद्ध करना है, कोई संधि करना है, युद्ध करना है, संधि करना है, या तो क्षेत्र विस्तार करना है। ये तीनों चीज़ें जो थी वो उसकी डच सरकार ने उस कंपनी को दिया था, उसका अधिकार, उसको शक्ति प्रदान की थी। मतलब जो डच कंपनी थी एक सहकारी कंपनी कह सकते हैं उसको। कैसी थी? सहकारी कंपनी, जो कार्टेल के रूप में थी, कार्टेल के रूप में थी। ठीक है। जो डच थे, इन्होंने, डचों ने, कहा जा सकता है कि जो डच कंपनी है, मुख्यालय कहाँ बनाया? हेडक्वार्टर एक क्षेत्र था जिसका नाम था बाटविया, इंडोनेशिया को अपना मुख्यालय बनाया था। और भारत स्थित डच कंपनी इसी बाटविया केंद्र के उत्तरदायी थे। मतलब जो डच कंपनी बनी थी उसका मुख्यालय बाटविया था, तो इसके उत्तरदायी के रूप में जो भारत में स्थित कंपनियां थी उसके उत्तरदायी के रूप में यहाँ पे आए थे। और 1595-96 में कहा जाए प्रथम डच नागरिक जिनका नाम था कार्नेलिस हाउटमैन, वो भारत आए थे। फिर डच ने भारत में, डच जो थे भारत में कोरोमंडल तट को अपना व्यापार का आधार बनाया। उन्होंने अपने कोरोमंडल तट को क्या बनाया था? अपने व्यापार का आधार बनाया था। और 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, कहाँ पे? मसूलीपट्टनम, 1605 में मसूलीपट्टनम में अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र के रूप में उसको बनाया था। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। और 1610 ईस्वी में पुलिकट को 1616 ईस्वी में सूरत को व्यापारिक केंद्र के रूप में अपनाया। तो तीन चीज़ें, 1605 में मसूलीपट्टनम, 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत, इनको व्यापारिक केंद्र का निर्माण किया था। और 1664 ईस्वी में इन्होंने इसको पौंडीचेरी को व्यापारिक केंद्र में उसको निर्माण किया, वहाँ पे अपनी कंपनी मतलब व्यापारिक केंद्र किया। और आगे चलकर 1672-73 में फ्रांसीसी ने पांडिचेरी पर नियंत्रण कर लिया। 1672-73 में कौन पांडिचेरी पर नियंत्रण किया? फ्रांसीसी ने। और डच जो थे भारत में मसाला के स्थान पर मसाला का उपयोग नहीं करते थे, वो भारत से जो वस्त्र होता था उसको निर्यात कर, भारत से जो वस्त्र है उसका निर्यात पर ज़्यादा महत्व देते थे। इस पे भारत पर जो वस्त्र वगैरह था उस पर ज़्यादा महत्व देते थे। इस तरह भारत से वस्तु को निर्यात को सर्वप्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय किसका जाता है? डच का। डच ने मतलब जो भारत की जो वस्तुएं थी उसमें कपड़ा यानी कि क्या बोलते हैं उसको, वस्त्र को सर्वप्रमुख बनाया, जिनका मतलब डच का ही उनका श्रेय जाता है। और देख लेते हैं फिर इन्होंने अपनी कंपनी कहाँ का और कुछ कंपनियाँ स्थापित की। तो इनके प्रमुख कंपनी कुछ जो थे 1627 ईस्वी में बंगाल के पिपली नामक जगह पर, कहाँ पे? बंगाल के पिपली नामक स्थान पर डच फैक्ट्री स्थापित की। यह बंगाल में स्थापित प्रथम फैक्ट्री थी। कहाँ पे? बंगाल में स्थापित प्रथम फैक्ट्री। डचों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या थे? डचों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र मैं आपको बतलाया हूँ। एक और डचों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र के बारे में देख लेते हैं। मसूलीपट्टनम बताया था, पुलिकट, चिंसूरा, कासिम बाजार, पटना, सूरत, हुगली, नागपट्टनम आदि सब थे। 1759 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसका नाम था बेदरा का युद्ध। बेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों को हरा दिया। किसको हरा दिया? डचों को हरा दिया। और भारत से उनकी चुनौती समाप्त की। मतलब अंग्रेज यहाँ पे डच को हरा देते हैं और भारत से उनकी चुनौती समाप्त कर दी। तो इस प्रकार हम देखें कि डच कंपनियाँ कैसे आई थी और कैसे अपना यहाँ पे अपना वर्चस्व बढ़ाई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बेदरा के युद्ध में हारने के बाद वो अंततः उसकी चुनौती यहाँ से खत्म हुई। तो आगे हम लोग ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में।